सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर की जिसकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक थे जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आनंद गुरुजी का ज्ञान। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराने के लिए खुशी खुशी अपना लहू बहाने वाले इस लाल के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर में एक मशहूर वकील थे। चूंकि बोस एक सम्भ्रांत परिवार से थे, इसलिए इनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा भी हुई थी। इन्होंने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन भारत के इस दुलारे बेटे ने जब जालियांवाला बाग नरसंहार देखा तो इनका मन व्यथित हो उठा और इन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद महात्मा गांधी के संपर्क में सुभाष चंद्र बोस आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने इनका विरोध किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे और वहीं सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की, इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ तो वहां तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और उन्हें घायल कर जेल के अंदर डाल दिया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सभी कैदियों को रिहा करवाया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिए गए वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी की सजा दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस से नाराज हो गए। उन्हें अपने क्रांतिकारी जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा था। सुभाष को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित करें। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वो भारत आए और परिणाम स्वरूप उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष चुने गए और अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारमैया से था। सीतारमैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, फिर भी 203 मतों से सुभाष चुनाव जीत गए। लेकिन गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो वो कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी में 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहें और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहें।
1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए कि उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष का कोई सहयोग नहीं किया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी और उनके साथियों ने उनकी एक न मानी। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि सुभाष कुछ काम नहीं कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय रहना चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहें, इसलिए सरकार ने उनके घर पर ही उन्हें नजरबंद कर दिया। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों का उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद सुभाष जी को नेताजी कहा जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और अंततः दोनों फौजों को वापस पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इसी भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने उन्हें नेताजी कहा। हालांकि अभी तक सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु पर विवाद बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उसका दुर्घटना का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिल सका है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास का ये सबसे बड़ा संशय है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और पेज को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद। अपना विशेष ख्याल रखिए।